नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए आपको सही तरीके से आवाज आ रही है या नहीं। उसके बाद में अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज संडे स्पेशल क्लास है। वैसे आप लोग देखते हैं कि अपने सैटरडे और संडे को क्लास नहीं आती है एकलव्य बैच की, लेकिन आज फिर भी क्लास आ रही है। क्योंकि देखो, भले पोस्ट नहीं है तो भी, पोस्ट कम है तो भी अपने को तैयारी तो करनी ही है, क्योंकि ये तैयारी काम आएगी आगे। पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो मतलब ब्याह क्या भी वह गीत पूरा ही गाना है। ठीक है, तो यही है। बताइए सही तरीके से आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो अपन अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। हाँ भाई, रेडी। हस्तकला, लोक कला, ये आज इस एक क्लास में ही अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। बताइए। ओके, एकदम करा टाबरो शुरू। लोक कला और हस्तशिल्प आज की अपनी क्लास है। तो एक बोनस मिला है, आप ये समझ सकते हो। संडे को आपको, या हो सकता है अपने वीक में कोई क्लास मिस हो जाती है, तो उसकी भरपाई आज कर लें। देख, करते हैं शुरू। आप सभी जुड़ जाइएगा। आज 8 बजे क्लास नहीं होके 11 बजे हो रही है, संडे स्पेशल। देखो टाबरो, लोक कलाएं होती क्या है, आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। बहुत आनंद आने वाला है आप लोगों को, और इसके बाद में आपके कोई भी शंका किसी तरह की नहीं रहेगी। हस्तशिल्प और हस्तकला, अच्छा, जिनके पास में अपनी पुस्तकें हैं, वन लाइनर वगैरह, उनको भी ये बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, पढ़नी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैं एक्स्ट्रा मैटर इस क्लास में देने वाला हूं। हो सकता है अपनी ही पुस्तकें जिनके पास है उन्हें भी आज बहुत सारी पेन चलानी पड़ेगी। तो ये पेन चलानी मंजूर है, लेकिन मैटर बहुत शानदार तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। देखिए, लोक कला है क्या, सामान्य परिभाषा यदि अपन देखें, लोक कला की सामान्य परिभाषा देखते हैं। देखो, सामान्य परिभाषा, आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम और प्रदर्शन से जब स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है, तो वह लोक कला है। लोक यानी कि सामान्य, आम जनता, इसको आप कह सकते हो। यानी कि ये लोक कला यानी कि कैसी है, आम जन द्वारा। इसमें क्या ध्यान रखना, आम जन। अब आम जन है तो कोई तामझाम थोड़ी करे ज्यादा। मतलब मान लो कि दीवार पे कोई चित्र बना दिया, घर की दीवार पे बना दिया, ठीक है, तो वो भी एक कला हो गई। हाथ का छापा दे दिया छाप लगा के, तो वो भी एक कला हो गई। तो इस तरीके से लोक कलाएं जो है बिना किसी तामझाम के, जिसके लिए कोई मतलब नियम वगैरह कुछ भी होने जरूरी नहीं है, तो इस तरीके से जो चलती है वो लोक कलाएं होती है। अब इसमें एक एक लोक कला अपन पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन हस्तशिल्प पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हस्तशिल्प अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो टाबरो, फड़ चित्रण। ठीक है, अब फड़, फड़ शब्द जो है वो पढ़ से बना है। किससे बना है, पढ़। ठीक है, पढ़ से बना है फड़। यानी कि फड़ क्या होता है, कपड़े पे देवी और देवताओं की कोई ना कोई कहानी पूरी पूरी चित्रों में बनी हुई होती है। ठीक है, चित्र में पूरी कहानी बनी है। अब वो कहानी आप और हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसको जो है एक अलग तरीके से लय और ताल के साथ में बांचा जाता है। वाचनो किन्ने के, वाचन करना, वो वाचन किया जाता है। और वो कौन करते हैं, जो इसके पारंगत होते हैं, इसके भोपे होते हैं स्पेशल, वो ही फड़ वाचन करते हैं। तो फड़ बना किससे, पढ़ से। और आप लोगों को पूछते हैं कि ये कहां की प्रसिद्ध है फड़ चित्रण या फड़ शैली, तो ये है शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो देखो, फड़ चित्रण क्या है, छिपा समाज के लोगों द्वारा कपड़े पर देवताओं की गाथा या चित्रों को उकेरना फड़ कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, ऐसे शब्दों में लिखी हुई नहीं होगी, ऐसे शब्दों में लिखी हुई चीज नहीं होगी, इसमें होगा सीधा सीधा चित्रांकन होगा। ठीक है, संबंधित देवों के भोपों द्वारा इनका वाचन किया जाता है। जो भी देवता की फड़ होती है, उनके स्पेशल भोपे होते हैं, उनके द्वारा इसका वाचन किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फड़ चित्रण या फड़ शैली बोला जाता है। अब स्पेशल अलग अलग फड़ जो है वो प्रसिद्ध है। वापस स्पेशल अलग अलग लोक देवताओं की अलग अलग फड़ प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें से अपने देखो फड़ की विशेषताएं पढ़ते हैं, तो प्रसिद्ध कहां की है, शाहपुरा। शाहपुरा इन द सेंस भीलवाड़ा की। कहां की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा की। ठीक है, जोशी परिवार। अब ये परिवार आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि थेवा कला पढ़ोगे तो सोनी परिवार। अब थेवा कला क्या है, वो है ही धातु से रिलेटेड, सोने चांदी की नक्काशी है, तो उसमें जो है सोनी परिवार आता है। काष्ट कला में सुथार परिवार आता है। ठीक है, प्रभात जी सुथार वगैरह वो आते हैं। यहाँ पे आएगा आप लोगों के जोशी परिवार। तो फड़ चित्रण में क्या ध्यान रखोगे, जोशी परिवार ने प्रसिद्धि दिलाई।
मुख्य रूप से इसमें 7 रंगों का प्रयोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कम पढ़ा जाने वाला फैक्ट। क्या मुख्य रूप से इसके अंदर 7 रंगों का प्रयोग होता है, 7 कलर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये है एक फड़ है, यहां पे आप जो देख रहे हो ये एक फड़ है। अब इसमें देखो लाल और हरा रंग जो है वो ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन यहां देखोगे तो चित्रांकन है पूरा का पूरा। अब इस चित्र के पीछे जो कथा होती है, जो कहानी होती है, उसको इनसे संबंधित भोपे वाचते हैं, इसको बोला जाता है फड़ वाचन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले टाबरों में आगे बढ़ा। देखो राजस्थान की प्रमुख फड़ है, अब इसमें जो है पाबूजी की फड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ भी पूछे ना तो यहां ध्यान रखो, प से ही पाबूजी लिखते हैं और प से ही प्रसिद्ध लिखते हैं, तो सबसे प्रसिद्ध पूछ ले तो पाबूजी की फड़ है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध पूछे तो पाबूजी की फड़। ये पूछते हैं कि इनके भोपे कौन होते हैं, तो नायक जाति के लोग इनके भोपे होते हैं। वाद्य यंत्र रावण हत्ता, आधे कटे नारियल पे चमड़ा मड़ के जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है उसको बोलते हैं रावण हत्ता। पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर इस फड़ का वाचन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, के ऊंट के बीमार होने पे जो है इसका वाचन किया जाता है इस पाबूजी की फड़ का। अब पाबूजी लोक देवता अपन देखेंगे तो देवारियों, अपने देवासियों और रैबारियों के आराध्य देव है। तो यहाँ पे जब ऊंट पालक जाति कौन सी है, रबारी या देवासी, तो फिर उनके जो है ऊंट जब बीमार हो जाते हैं तब इस फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, फिर देखो अगली देव नारायण जी की फड़, यह राजस्थान की सबसे लंबी फड़ भी है और सबसे छोटी फड़ भी है। अब मैं कभी बताऊं ना तो मैं यूं कह दूं कि सबसे लंबी फड़ है, फिर बाद में कहता हूं सबसे छोटी, तो कई जो नए बच्चे आते हैं कंपटीशन में वो सोचते हैं कि सर ने गलती से एक जगह लंबी बता दिया एक जगह छोटी बता दिया, तो ऐसा गलती से नहीं होता है। सबसे लंबी भी है इन्हीं की फड़ है और सबसे छोटी भी है। सबसे छोटी के इनकी फड़ पे डाक टिकट जारी हो चुका है, तो मतलब छोटी सी फड़ भी इन्हीं की है। डाक टिकट कितना छोटा होता है और वैसे कपड़े पे बनी होती है, सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की बनी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भोपे यानी कि इनका वाचन कौन करते हैं, गुर्जर समाज के लोग। वाद्य यंत्र जंतर के साथ में, जंतर वाद्य यंत्र के साथ में वाचन होता है। और 1992 में इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है। किस पे, फड़ पर डाक टिकट जारी, देव नारायण जी के ऊपर डाक टिकट अलग जारी हुआ है, लेकिन इनकी फड़ पे पूछेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1992 के अंदर। अब जब कई जने कहते थे गुरुजी 2011 में, तो देव नारायण जी के ऊपर स्पेशली अलग साल में डाक टिकट जारी हुआ है और इनकी फड़ पे अलग साल में हुआ है। इनकी फड़ पे आप लोगों को ये देखो मैंने डाक टिकट भी शामिल किया है। 5 रुपए का डाक टिकट देव नारायण जी की फड़ पे जारी किया गया 1992 में। 1992 में इनके फड़ पे डाक टिकट जारी हो चुका है। इज दैट क्लियर? अब स्पेशली देव नारायण जी के ऊपर पूछते हैं ना, लोक देवता देव नारायण जी पे कब डाक टिकट जारी हुआ, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 2011 में। और आगे रामदेव जी की फड़, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है। सर्वप्रथम चित्रांकन इसका किया है चौथमल चितेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। ठीक है, भोपे होते हैं कामड़ जाति के लोग और वाद्य यंत्र इसमें भी रावण हत्ता ही है। वाद्य यंत्र रावण हत्ता है। कामड़ जाति के लोग तो ध्यान रखना ही रखना है भाई। तेरह ताली नृत्य में भी ध्यान रखना है और इनमें भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखो रामदला और कृष्णदला की फड़, ये हाड़ौती में प्रचलित है ज्यादा और भाट जाति के लोग जो है इसका वाचन करते हैं। ठीक है, एक भैंसासुर की फड़ है, इसका वाचन ही नहीं होता, इसका वाचन नहीं होता। इस रामदला और कृष्णदला की फड़ में वाद्य यंत्र नहीं है और इसमें जो है इसका वाचन नहीं होता। ये केवल दर्शन के लिए रखी जाती है और बांगरी जाति के लोगों में लोकप्रिय है। किसमें? बांगरी जाति के लोगों में लोकप्रिय है। अब अभी तक जो है भैंसासुर की फड़ से ये प्रश्न बन चुका है कि इसका वाचन नहीं होता। आने वाले समय में ये प्रश्न बन सकता है कि ये कौन सी जाति से संबंधित है या कौन सी जाति में लोकप्रिय है, तो आपको ध्यान रखना है कि बांगरी जाति में लोकप्रिय है। ठीक है, ठीक टाप ले वो स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। ओके, अब आते हैं अपन फड़, अपन ने सारी पढ़ ली, फड़ चित्रण पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं सांझी चित्रण पे। अब देखो ये सांझी, सांझी से रिलेटेड ही पूरा ये आप समझ सकते हो कि पेज पूरा सांझी चित्रण से रिलेटेड ही है।
ठीक है। अब सांझी चित्रण ऐसे का ऐसे आरबीएससी में भी आप लोगों के दे रखा है और इसे पढ़ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि हम इससे बाहर प्रश्न जाने वाले नहीं है। ठीक है, कई बच्चों को पता नहीं है, टेलीग्राम से जो जुड़े हुए नहीं होंगे कि सर ये इस समय कौन सी क्लास आ रही है, अपनी तो 8 बजे आती है। तो सबसे पहली चीज की टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है आपको। इससे क्या होता है कि आप अपडेटेड रहते हो, आज क्लास आ रही है नहीं आ रही है, कोई चीज है नहीं है, बुक्स की जानकारी मिल जाती है आपको, लेटेस्ट टेस्ट सीरीज की मिल जाती है, मान लीजिए कभी ऑफर दिया तो भी मिल जाएगी जानकारी, मान लीजिए क्या एक्स्ट्रा चीज मिल रही है क्या नहीं, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहे। ठीक है, और उसी पे सूचना दी थी कि आज स्पेशल आप लोगों के लिए 11 बजे क्लास रखी गई है, एकलव्य बैच की ही क्लास है। ठीक है, चलो टावर देखो, सांझी चित्रण, सफेद पुती हुई दीवारों पर कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर से आकृतियां उकेरना सांझी चित्रण कहलाता है। अब यह समझ में नहीं आवे तो यह समझ में आई, और देखो सांझी चित्रण, ठीक है, ये है सांझी। अलग अलग इसमें क्या बनते हैं, प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, अलग अलग चिन्ह है, हर चिन्ह का समय तय है कि कब कौन से चित्रकारी मतलब कौन सा चिन्ह बनेगा। अब देखो इसकी परिभाषा, यहाँ पे क्या बनने पड़ा, सफेद पुती हुई दीवारों पर कुमारी कन्याओं द्वारा गोबर से आकृतियां उकेरना। अब ये पुती हुई दीवार है, अब कई जन कहते गुरु जी सफेद नहीं है ऑफ व्हाइट है, तो कोई बात नहीं, ये सफेद मतलब होती है, अधिकांश सफेद होती है, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत कलर भी करते हैं। कुल मिला के गोबर से जो है चित्रकारी उकेरी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्हें दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है। दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष के अंदर सांझी चित्रण बनाए जाते हैं। एक एक प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम इसके क्या है, संजूली, सांजुली, सिंजी, हांजी, हांजिया। अब स को मारवाड़ी में गोड़वाड़ में ह बोलने की परंपरा है, मतलब बोलते ही है। ठीक है, कहा चले कटे हालिया यहाँ कहदा, यानी अलग अलग। देखो मारवाड़ी आनी चाहिए आप लोगों को, राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी भाषा से प्रेम करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो है स को ह बोलने की परंपरा के कारण ही हांजी और हांजिया भी कहते हैं, और इसे माता पार्वती का रूप माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न पूछा था कि सांझी चित्रण का संबंध कौन सी देवी से है, ऐसे प्रश्न पूछा गया था। तो माता पार्वती, किससे है, माता पार्वती से है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो सांझी मांडने अभी पढ़ेंगे अपन, उससे पहले सांझी यहाँ पे आओ। पहले दिन जो है सांझी के, अब देखो श्राद्ध पक्ष में बनाते हैं, पहले दिन चित्रकारी की जाती है सूर्य चंद्रमा और तारे की। अब देखो यहाँ पे क्या सूर्य चंद्रमा और तारे बने हुए हैं, ये बने हुए, देखो चांद बना हुआ है, सूरज बना हुआ है, ठीक है, तारे बने हुए हैं, तो ये इस तरीके से की जाती है। दूसरे दिन 5 फूल बनाए जाते हैं, तीसरे दिन पंखी बनाई जाती है, चौथे दिन हाथी सवार बनाते हैं, पांचवें दिन चौपड़ बनाते हैं, छठे दिन स्वास्तिक बनाते हैं, सातवें दिन घेवर बनाते हैं, आठवें दिन ढोलक या नगाड़े बनाते हैं, 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाते हैं, और अंतिम 5 दिन जो होते हैं उसे संज्ञा कोट के बीचों बीच बड़े आकार में सांझी माता और मानव और पशु पक्षी आदि के चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आने वाले समय में आप लोगों को ये दिन के हिसाब से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, इसलिए आपको डे वाइज बता रहा हूं। क्या यूं पूछ ले घेवर की दिन बने तो 7वें दिन घेवर बने, ध्यान रखियो। यहाँ पूछ सके 5 फूल के टाइम बने तो देखो लिखियोड़ा, दूसरे दिन 5 फूल बने, पहले दिन सूर्य चंद्रमा से शुरू हो जाते हैं, फिर चौथे दिन हाथी सवार, ठीक है, और फिर छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोल नगाड़े, है ना, और फिर 10वें दिन खजूर का पेड़। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखो मांडने, घर की देहरी, चौखट, घड़ा रखने के स्थान, पूजन स्थल आदि पर बनाएकर अलंकृत चित्र जो होते हैं वो मांडने कहलाते हैं। गांव के जितने लोग हैं उनको ये सारी चीजें पता है, मांडने क्या है वगैरह। अच्छा 9वां दिन इसमें नहीं दिया क्या, 8वां, अच्छा 9वां दिन, 9वां लिख दो, 9वां दिन बंधनवार। ठीक है, चलिए 9वां मिसिंग है, ये लिख लेना। हाँ 9वां लिखवा दिया भाई। तो ये मांडने वगैरह जो है ना, ये गांव के जितने लोग हैं वो सारे के सारे मतलब इनसे परिचित होते हैं। विवाह के अवसर पर देखो प्रमुख मांडने, विवाह के अवसर पर स्वास्तिक, गणेश जी, लक्ष्मी जी के पेड़ आदि, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक आदि बनाते हैं, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार बनाते हैं, गणगौर पर घेवर और लहरिया बनाते हैं, तीज पर घेवर, लहरिया और बगीचा बनाते हैं, और तीर्थ यात्रा से कोई लौट रहा है तो पुष्कर मेढ़ी और पथवारी देवी बनाते हैं। पथवारी देवी को कहा जाता है रास्ते की देवी। क्या बोलते हैं, रास्ते की
देवी थे देखिए ना कभी, मतलब यार जान वगैरह रवाना है, जान समझो ना बारात, मतलब बारात वगैरह रवाना होती है या कहीं भी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, या आपने कोई गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीद के आ रहे हैं तो नारियल फोड़ते हैं या टायर के नीचे नींबू फोड़ते हैं, वो तो वो किसको मतलब ध्यान में रख के करते हैं? पथवारी माता को, पथवारी देवी को, कि पथ की देवी है, रास्ते में रक्षक बनना हमारी, उनको ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखियो चीजें। सर सांझी बनाते क्यों है? इसलिए बनाते हैं कि तुम इन्हें याद करो और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तुम नौकरी लग जाओ। ठीक है, अरे लोक कलाएं हैं, लोक कलाएं अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए होती है सारी सारी। हम खा लेते कि दो सर थर्ड लिखते ही क्यों है? अरे ये कोई प्रश्न हुआ है? सीधी सीधी याद रखने वाली चीज में भी मतलब टेढ़ो करनी चाहो तो क्या हुई, सिलेक्शन तो दूर भागी वजह। एडी बात नहीं कर भोली टाबर, ए माता शोभा गुंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सांझी चित्रण देख ली, ये है मांडने, ये है मांडने। अंतर क्या है? सांझी चित्रण आप देखोगे तो गोबर से आकृतियां उकेरी गई है। क्या किया है? गोबर से आकृतियां उकेरी गई है, गोबर से आकृतियां बनाई है। और ये मांडने है, इसमें गोबर से नहीं है, इसमें कलर होता है, सफेद रंग वगैरह ये होते हैं। ठीक है, हाँ। अब थे के तो काले उठन के सर गोबर से क्यों बनाई, यह कोई सवाल थोड़ी है। ये परंपराएं लोक संस्कृति पहले से चली आ रही है। चलो भाई बढ़े आगे। ओके, अब देखो पाने, पाने जो है देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र होते हैं। पाना किन के? पन्ना पलटा, तो पानो के कागज है, कागज है, कागज पे देवी देवताओं के चित्र बनते हैं। जैसे शीतला माता के चित्र वगैरह वो भी कागज पे बना देते हैं। तो वो क्या होते हैं? पाने जो होते हैं कागज पर बने चित्र। जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, तेजा जी, रामदेव जी, देव नारायण जी, शिव पार्वती आदि के पाने प्रचलित है। पाना क्या भाई, यहाँ कहते हैं बूढ़िया जीता है नहीं, मतलब घर के बुजुर्ग लोग वो बोल देते हैं कि महादेव जी रुपानो ले राजे। महादेव जी रुपानो मतलब कोई हिसाब रुपानो थोड़ी है, महादेव जी हिसाब लिखे थोड़ी दे, महादेव जी पानो दे हिसाब करा। महादेव जी जब अपारा हिसाब करियो तो अपारा हिसाब नील बट्टा सन्नाटा हो जाए, है नहीं? तो वह हिसाब मतलब हिसाब में पानो नहीं है, महादेव जी पानो यानी कि महादेव जी पार्वती जी चित्र बनी उड़ो है कागज माते, वो पानो लाना है। तो ध्यान रखियो, आज के समय में आप कल्चर पढ़ रहे हो तो आप लोग उस संस्कृति से भी परिचित हो रहे हो, अपन एक सेतु का काम कर रहे हैं, जो अपन उनकी भावनाओं को भी जान रहे हैं। ये बहुत जरूरी है चीजें ये पढ़नी, है ना? न थे महादेव जी पानो लेवन गया, महादेव जी हिसाब कर दिया तो भाई हो गया सिलेक्शन, सीधा द्वार। श्रीनाथ जी के पाने सबसे अधिक कलात्मक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आती है पिछवाई कला। पिछवाई भी श्रीनाथ जी से रिलेटेड है, नाथ द्वारा। जहां पे श्रीनाथ जी की मूर्ति होती है, कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है, उनके पीछे कागज पर जो है, कपड़े पर जो है चित्र बने होते हैं, उनको बोला जाता है पिछवाई। क्योंकि पीछे होते हैं उनके, इसलिए बोलते हैं पिछवाई। ठीक है, यह ध्यान रखना। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बने चित्र पिछवाई कहलाते हैं। और नाथ द्वारा के गौड़ और जांगीर समाज के लोग इसका कार्य करते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि पिछवाई नाथ द्वारा भी जानते हैं बच्चे, सभी को याद है, श्रीनाथ जी भी सभी को याद है, लेकिन इसका कार्य कौन करते हैं ये बहुत कम जनों को याद रहता है। तो ये ध्यान रखना, गौड़ और जांगीर परिवार जो है वो इसका कार्य करते हैं। अगली कला देखिए, गुडलिया। पशुओं के शरीर पर विभिन्न कलात्मक दाग लगाना गुडलिया कहलाते हैं, यानी पशुओं को दागने की क्रिया है। और इस क्रिया को अटेरना या दाग गुडलिया, ये इसके ऊपर जो दाग लगाते हैं ना, इनको गुडलिया कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है इसको अटेरना बोला जाता है, इसको बोलते हैं अटेरना। मेहंदी, इन तो बताने काम ही कौन। अब जितनी बहना जुड़ी उड़ी क्लास देखें सबने ध्यान है, और भाईडों ने भी ध्यान है। भाइयों और बहनों, मेहंदी तो सभी जानते हो, लेकिन मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सोजत की। महिलाओं और बालिकाओं द्वारा हाथी पर मेहंदी लगाना, कोई भी हाथी पर नहीं, मैंने शायद हाथी पर बोला है, मुझे ऐसा साउंड किया कि शायद मैंने हाथी पर बोला, हाथों पर। ठीक है, हाथों पर। हाँ, किसी के हाथी जैसे हाथ हो तो फिर हाँ, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ, हाथों पर जो है मेहंदी लगाई जाती है। जितने भी मांगलिक अवसर आ जाते हैं, जो भी घर में शुभ कार्य वगैरह होते हैं, तो हाथी पर ही कहा था ना, चलो कोई बात नहीं, हाथों पर कर देना। ठीक है, बोलते बोलते हो जाती है भाई। और क्या कह रहा था मैं, देखो भूल गया। मांगलिक कार्य और वगैरह जितने भी होते हैं तो उसमें जो है हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है। और मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में सोजत की प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध इंटरनेशनल कोर्ट कौन सी है? ये है आपके
सोजत की मेहंदी। कोठियां, ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के पात्र। अब देखो शहरों में तो कोठियां देखने को मिलती नहीं, क्योंकि शहरों में तो प्रचलन ही आ गया कि अनाज भंडारण किया ही नहीं जाता। जितो खावे टक काटो, बितो लावे टक काटो। क्या जी, तो मतलब आटा ही ले आते हैं पिसा हुआ। शहरों में तो सिटी में, मेगा सिटी में ये कल्चर है, कस्बों में अभी कल्चर नहीं। कस्बों में तो अभी भी कोठियां मिल जाएगी। हमारे घर में अभी भी गेहूं की कोठियां पड़ी है, गेहूं भरे हुए, 12 महीने का गेहूं हाथे भरा हुआ गाँव वाला, है कि नहीं। और फिर उसको जब भी पिसवाना होता है साफ करते हैं, फिर वापस, मतलब साफ करके ही भरते हैं, फिर वापस साफ करते हैं, छानते हैं, फिर पीसते हैं। तो ये गाँव में अभी भी मतलब ताजा अनाज खाया जाता है। और सिटी में लोग के ध्यान कट मशीनों में, फ्लोर मिल में पिस्योड़ा आटा हुआ के ध्यान क्यों आटो है, क्या गेहूं पीसिया है कि ध्यान कौन। तो भी क्या है, अन्नपूर्णा आटा, ये फलाना आटा, टीकना आटा, है ना। तो ये कोठिया, ये भी देखो लोक कला है। ये भी, ये कैसी है, लोक कला है। इस पर विभिन्न चित्र बनाते थे फिर। अब मिट्टी की भी होती थी कहीं कहीं जो है। अब तो जैसे लोहे की और ऐसी आती है, ये वाली प्रचलन में आ गई, स्टील की, लोहे की वगैरह। तो पहले ज्यादातर अनाज भंडारण मिट्टी के होते थे, उन पे चित्र बनाए जाते थे। व्हील, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी मोटी वस्तुओं को रखने के लिए खपच्चियों और मिट्टी से बनाई गई महलनुमा आकृति होती थी, उसको बोलते थे व्हील। उसको क्या बोलते थे, व्हील। ये तो अब लगभग लगभग आप मान सकते हो कि लुप्त प्राय ही हो गई। अब इतने तो गांव वाले भी स्टैंडर्ड बन गए कि इसके अंदर इतनी मेहनत करते ही नहीं है, इनके इसके अंदर इतनी मेहनत करते ही नहीं है। ठीक है, आपको तनख्वाह दूंगा सर, अरे कौन चीज है भाई। आप तनख्वाह अपने पास में रख लेना, अपने माता पिता को सौंप देना, समझ लो गुरुजी के पास चलेगी। ऐसे वादे तो हमने बहुत सारे सुने हैं। तो मान तो सरकार देवे तनख्वाह, और भाई कड़ी है। और आप लोग अपनी सैलरी जो है, वो पहली सैलरी जो है ना, माता पिता को दे देना और बहन बेटियों के ऊपर खर्चा कर लेना, हो गया। आप ये समझ लो कि गुरुजी को गुरु दक्षिणा मिल गई। क्योंकि मैंने भी ये किया था। ठीक है, मेरी भी पहली सैलरी जो आई थी, वो माता पिता को और बहन बेटियों का खर्चा किया था। मतलब बहन बेटियां क्या, तो अपार जितनी भी हुआणियां हुई नहीं, मारवाड़ी में क्या है, हुआणियों, है ना, सुहासनियां जितनी होती है घर की बेटियां बहनें, उनके ऊपर खर्चा कर लेना। समझ लो गया का जो है पहली सैलरी नेक लग गई है, और आगे लीला लहर ही होनी है। ठीक है, उनकी दुआएं ले लेना, मेरी तो दुआएं हमेशा ही है। लो स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट, लो। भाई हमने यही सीखा है, इसलिए आपको बता देते हैं, बाकी मानना नहीं मानना आपकी इच्छा। हमारा मतलब पहला जो भी शुभ शुभ काम जो भी होता है, जिससे कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है, धन से संबंधित या कोई भी, तो उसका मतलब पहला हिस्सा बहन बेटियों पे खर्च किया जाता है। ये हमने सीखा है परंपरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे देखो बेटा, ये मैंने आप लोगों के इसलिए, ये जो है हस्तकला, अब इसको स्पेशली मैंने जो है अपनी एटलस वाली पुस्तक के पेज से शामिल किया। अब बेटा कमेंट करने कर दो बंद, मोबाइल स्क्रीन करो आडी और फुल एचडी करो, आधे घंटे के लिए फुल एचडी कर दो। क्योंकि अब फिर बाद में कहोगे ये नहीं दिख रही है, क्योंकि ये दिखेगी बढ़िया, और ये मैटर सबसे बेस्ट है। इसलिए मैंने इस क्लास में इसे शामिल किया। इसलिए विद्यार्थियों से पहले ही क्लास शुरू हुई, जब कई कहा भी है कि आपके पास में वन लाइनर भी है, तो भी आप लोगों को आज पेन चलानी है। कॉपी किताब आज रजिस्टर और कॉपी पास में लेकर ही इस क्लास को देखना। पीडीएफ भी दूंगा, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि इस एटलस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हमने ये चीज को शामिल किया। लेकिन ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है, आपको यहां से मैं पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक आपको ऐसे भी मिल जाएगा इसमें। ठीक है, चलो करो बिल्कुल, मतलब मोबाइल स्क्रीन ना देखो। सब पहली चीज है बंदेज कला। क्या है, बंदेज। बंदेज देखो जयपुर की और जोधपुर की दोनों ही प्रसिद्ध है। दिख जाएगा वैसे, शांति बना के रखें, आडी स्क्रीन करो, कमेंट करोगे तो नहीं दिखेगा, और जिनके कमेंट नहीं आ रहे उन्हें दिख रहा है। एचडी करना, बिल्कुल साफ दिखे, एकदम चीकी। ठीक है, और नहीं दिखे तो सुन लेना, पीडीएफ मिलेगी। मैं एक बार देखो, मैं खुद ही चेक कर लेता हूं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अभी अपन एचडी करके चेक कर लेते हैं, हाथों हाथ ही। बताओ टावर दिखे, क्वालिटी करो एचडी पर। अरे भाई साहब एकदम क्लियर कट दिख रही है क्लास, इससे क्लियर मतलब दिख ही नहीं सकती। बहुत शानदार दिख गया। टावर क्या दिखे, तो मतलब हम तो हाथों हाथ हम खुद ही करके देख लेंगे, तो मतलब पता चल जाएगा हाँ टावर सच बोला है झूठ बोले। तो जिसको अब जैसे मैं कमेंट के सेक्शन पे जाता हूँ, आडे ऐसे सीधा करके, हाँ तो कम दिख रहा है, तो कम दिख रहा है, 480 पे भी दिखे।
तो अब कोई कमेंट वो नहीं करेगा भाई गुरुजी दिखा कौन, क्योंकि इससे बढ़िया मैटर जो है, हाँ बस बढ़िया। देखो पढ़ो अब, जयपुर और शेखावाटी की प्रसिद्ध है, साथ ही साथ लिखो जोधपुर की भी प्रसिद्ध है, जोधपुर की भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर और जयपुर दोनों लिखना, जयपुर और जोधपुर दोनों लिखना। ठीक है, बंदेज, जोधपुरी बंदेज भी प्रसिद्ध है, जयपुरी बंदेज भी प्रसिद्ध है और शेखावाटी की बंदेज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर देख, मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़ों को बांध कर रंगा जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं टाई एंड डाई। टाई यानी कि बांधना, टाई का मतलब क्या होता है, गले को बांधना। ठीक है ना, अब क्या टाई पहनी है तो टाई भी क्या होता है, टाई की गांठें बांधनी होती है, और टाई है टाई एंड डाई। तो टाई करना पहले बांधना है, उसके बाद में रंगना है, यानी बांधो और रंगो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, बांधो और रंगो। ये देखो, बांधो और रंगो। बंदेज कला का सर्वप्रथम उल्लेख हर्षचरित में मिलता है, इसीलिए इन पेज को मैंने शामिल किया है, क्योंकि ये जो है आपके उस हिसाब से मतलब बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को इसमें शामिल किया गया था। इसको हर्षचरित में मिलता है इसका उल्लेख, और इस कला के लिए जोधपुर के तैयब खां को पद्मश्री मिल चुका है। किसे मिला है, तैयब जी को, तैयब जी को पद्मश्री मिला है। एक कौन सी मूवी थी वो, जिसके अंदर वो तैयब अली वाला गीत भी, तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, ये वो तैयब जी नहीं है। इन तैयब जी को तो पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो ये यहां पे आप उन तैयब जी से इनकी तुलना मत करना। वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, दोबारा, अक्षय कुमार वाली बिम हो गीत। देखो, जड़े, जड़े पत्थरों पर की जाती है, इस कला पर राजपूत और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, जड़ई कला कहते हैं। ठीक है, जड़ई कला कह दिया जाए। जरदोजी वर्क, धातु पर बने चमकदार तारों से कपड़े पर नकाशी कशीदाकारी करना। अब जितने मतलब घर में जो महिला शक्ति है, मदर हो जाए, चाहे बहन हो जाए, चाहे पत्नी हो जाए, जो भी आने ये चीजा सब ध्यान है। बंदेज, जरदोजी, ए दुकान मत जावे जन के वो जरदोजी वाला बताओ। अब अपन ध्यान नहीं, अपन बाके फटा के बटा के जरदोजी वर्ग ही है, अपन तो खाली जरदोजी कह देना कि वो क्या जरदोजी वालों बताओ। अपार दिमाग में तो जरदोजी खाली वो ध्यान में रखा, हाँ जरदोजी क्या आज अपार मम्मी जरदोजी की कर मांगी, अरे जरदोजी वाला वर्क होता है। अपने क्या ध्यान रखना है, जरदोजी यहाँ पे क्या होता है, धातु से चमकदार तारों, धातु के बने चमकदार तार होते हैं, उन पे कपड़े पे कशीदाकारी की जाती है, वो जरदोजी वर्क है। वो जरदोजी अलग है और जरदोजी अलग है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। जरी का काम, जरी भरी परी भी कहते हैं, मतलब भरी यानी कि इस पे लगती है, इनके वरी भी क्या है, भरी परी वरी मतलब जो भरी हुई ड्रेस होती है दुल्हन की या किसी भी मतलब मांगलिक कार्य पे पहने जाने वाली फुल भरियोड़ी है, बिन के भरी परी या वरी, तो उस पे जो है ये काम किया जाता है जरी का। भरी परी पडला में आती है, भरी दुल्हन की ड्रेस होती है। क्या होती है, दुल्हन की ड्रेस होती है। भरी यूं भी मतलब दूजा भी पैर ले आए। जरी का कार्य सवाई जयसिंह ने प्रारंभ किया था, और सवाई जयसिंह ने इस कार्य के लिए सूरत से जयसिंह नामक कारीगर बुलाया था। सूरत कारीगर का नाम भी जयसिंह था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मीनाकारी, आभूषणों में रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है। आभूषणों में काले, नीले, गहरे पीले, गुलाबी रंग भरते हैं, इसे मीनाकारी कहते हैं। जयपुर की मीनाकारी लाल रंग की प्रसिद्ध है। ठीक है, और मीनाकारी के लिए जयपुर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। मीनाकारी मानसिंह प्रथम लाहौर से लाया था। मानसिंह के समय देखो मीनाकारी होगी, ब्लू पोट्री होगी, ये सब, तो ये मीनाकारी लाहौर से मानसिंह लाया था। और सोने के आभूषणों के अलावा चांदी के खिलौनों और आभूषणों पर भी मीनाकारी की जाती है। फिर आगे आपके ब्लू पोट्री, जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन पे नक्काशी की जाती है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन पर ब्लू रंग यानी कि नीले रंग को करना ब्लू पोट्री कहलाता है। और ये मूल रूप से ईरान, पर्शिया की, ठीक है, पर्शिया ईरान की है ये मूल रूप से। पर्शिया से लाहौर मुगल शासकों के साथ आई थी, और लाहौर से इसे आमेर का शासक मानसिंह प्रथम लेकर आया। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें बच्चे, क्या राम सिंह लाए के मान सिंह लाए। तो इसे जो है लाहौर से आमेर के जो शासक मान सिंह लेकर आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसको मिली थी वो राम सिंह जी के समय मिली थी। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ है, इसीलिए ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय का काल कहलाता है। बस यहीं पे कंफ्यूजन रहता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नौगांव जो सीकर का है,
वो कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री का जादूगर कहलाते हैं यहाँ के सीकर के। और कृपाल सिंह को ब्लू पोट्री के लिए 1974 में पद्मश्री मिला था। 1974 में कृपाल सिंह शेखावत, पूरा नाम लिख लेना, ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिला था। फिर देखो आ गया प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बहुत सारे प्रकार है, अलग अलग प्रकार है, जिसमें देखो बगरू प्रिंटिंग, ओके हो गया, हाँ बगरू प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग में लाल और काले रंग की छपाई होती है। बगरू प्रिंटिंग में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कलर नहीं होते। इसके कपड़ों पर पशु पक्षियों का चित्रण भी किया जाता है। यह ठप्पा प्रिंटिंग प्रसिद्ध है और प्रिंटिंग का अंगन हरा होता है। अंगन कैसा होता है इसका? हरा। बगरू प्रिंटिंग के लिए 2009 में राम किशोर छिपा को पद्मश्री मिला था। किसे मिला है? राम किशोर छिपा को पद्मश्री मिला था। फिर देखो सांगानेरी प्रिंटिंग, यहाँ की ठप्पा प्रिंटिंग प्रसिद्ध है, यहाँ की भी। इस प्रिंटिंग में प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यहाँ प्राकृतिक है, वहां पे रासायनिक है, यहाँ पे प्राकृतिक है। सांगानेर प्रिंटिंग में प्रिंट करके कपड़ों को नदी में धोया जाता है, यानी कि नदी हो गई भैया बिल्कुल बढ़िया क्या दूषित, तो इसलिए जहां पे रंगाई छपाई का काम चलता है वहां की नदियां प्रदूषित होती है। वहां जो है आप वहां से नदी के आसपास से निकलोगे तो वहां पे बहुत जबरदस्त स्मेल आएगी। जैसे पाली में भी होता है रंगाई छपाई का काम, तो बाड़ी नदी के पास से निकल गए तो भाई साहब आपके जीवन महक जाएगा पूरा का पूरा। आप कहोगे आहा वाह क्या आनंद है, ऐसा कहोगे। प्रदूषित जगह से निकलोगे तो कैसा लगेगा? आपको पता चल ही जाएगा कि ये कैसी स्मेल है। बालोतरा से निकलोगे तो भी पता चलेगा, रंगाई छपाई का काम। भीलवाड़ा के वहां पे भी रंगाई छपाई का काम वहां पता चलता है। तो रंगाई छपाई के जहां जहां काम होते हैं वहां पे बहुत जबरदस्त तरह की स्मेल आती है, ठीक है। जीवन लीला लहर हो जाए, बस ध्यान रखना आ रहा है यार, क्या हो रहा है यार। इस प्रिंटिंग के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। सांगानेरी प्रिंटिंग को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुन्ना राम गोयल को, जो रांची को प्रबंधक थे, उनको जाता है। इस प्रिंटिंग को सवाई जयसिंह ने प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। इस प्रिंटिंग को सवाई जयसिंह ने प्रोत्साहन दिया था। अब आप इसको करना है एक बार एचडी और स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। वैसे तो मैं पीडीएफ दूंगा, लेकिन पीडीएफ का यूं है भरोसा नहीं रहता, कभी सेव हो कभी नहीं हो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चले आगे बढ़े। हाँ अब अक्षर थोड़े बड़े होने वाले हैं, इसमें थोड़े छोटे थे, अब देखो अब बड़े हो गए। अब ये मैप जो आपको यहां दिखेगा ना, ये 33 जिलों के अनुसार वाला दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एटलस है अभी हमें इसे अपडेट करना है, अपडेट करना है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लास में अपडेट करवा दूंगा। जहां जहां पे जो चीजें अपडेट आपको जिला करना है मैं साथ साथ करवाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो मैप पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है, वैसे जहां सही है वहां सही है। जैसे कि दरिया सालावास जोधपुर की प्रसिद्ध है, टाकला नागौर की प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसलमेर की सफेद पोट्री प्रसिद्ध है, जो पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पट्टू यानी भेड़ की ऊन से बना ओढ़ने वाला वस्त्र होता है, उसको पट्टू बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका सर्वाधिक प्रचलन बिश्नोइयों में है, बिश्नोई समाज के लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं पट्टू, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जैसलमेर का। गलीचे और नमदे ये टोंक के प्रसिद्ध है, डायरेक्ट पूछे तो गलीचे नमदे टोंक के। राजस्थान में गलीचे जयपुर के तथा नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। गलीचे और नमदे बिछाने के काम आते हैं। दरियों के प्रचलन में आने पर इनकी मांग में कमी हुई है। जब दरिया आ गई ना, फिर पहले गलीचे और नमदे ज्यादा बिछाते थे, लेकिन फिर दरिया पर आ गई तो फिर जो है इनकी मांग कम हो गई। यानी गलीचे तो जयपुर के प्रसिद्ध है, नमदे टोंक के। इराक के राजा शाह अब्बास ने आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह को एक गलीचा भेंट किया था, जो वर्तमान में जयपुर के राजकीय संग्रहालय में रखा हुआ है, ध्यान रखना ये। और 19वीं 20वीं शताब्दी में बीकानेर जेल का गलीचा सर्वश्रेष्ठ था। अब जेल का गलीचा कैसे? जेल में जो मतलब सश्रम कारावास की जिसको सजा देते हैं ना, उनको अलग अलग काम दिए जाते हैं और उनका भी मेहनताना बनता है, उनका मेहनताना जुड़ता जाता है। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे कई ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनसे भूलवश भी अपराध हो गया। अब भूलवश भी अपराध हुआ तो अपराध है, सजा मिलती है, तो वो फिर वहां पे उनसे काम करवाया जाता था। देखिए नहीं कि बॉलीवुड पिक्चर में भाटा तोड़े ज्यादातर कैदी, अब वो भाटा तोड़ता बतावे लेकिन काम दूसरे ही दिए जाते हैं। मैंने बॉलीवुड पिक्चर में ज्यादातर मैं पुराने में वही बताता, अमिताभ वाली पिक्चर में क्या भाटा ही तोड़ता बताता, दूसरे काम भी ऐसे काम भी करते हैं। जब इसका गलीचा प्रसिद्ध था, ठीक है। चले आगे बढ़े। उस्ता कला, ठीक है, क्या है? उस्ता कला, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसे पूरी पूरी।
मरे हुए ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुन्नवत का कार्य उस्ता कला कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। इस काल के प्रमुख कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री मिला था और हिसामुद्दीन का परिवार उस्ताद परिवार कहलाता है। इस कला का प्रशिक्षण संस्थान कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में दिया जाता है। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर के अंदर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। उस्ता कला ऊंट की खाल पर, ये मरे हुए शब्द हटा देना यहां से, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेना ऊंट की खाल पर, क्योंकि पहले सिर्फ मरे हुए ऊंट की खाल पे की जाती थी, लेकिन अब जो है जीवित ऊंट की खाल पे भी की जाती है, इसलिए ये वाला शब्द हटा देना। आपको कई सारे डिजाइन जो है कतरन, उस पे ऊंट कतरन देखने को मिलेगी, अलग अलग डिजाइन होती है, ठीक है ना। सुरही कला, रामसर काली मिट्टी से बनी हुई जो जल पात्र है वो सुरही कला, मतलब क्या है? मिट्टी का जल पात्र होता है इस तरीके का, मतलब एक जग होता है और उसकी मतलब क्या है, गर्दन ऐसे थोड़ी बड़ी होती है, उसको बोलते हैं सुरही। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सुरही बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सुरही को कुंजा या लोटड़ी भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न बने। और कुम्हार जिस स्थान पर मटका पकाता है उसे आवा या उआ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आवा या उआ कहा जाता है। ठीक है, मथेरना कपड़ों पर ये मथेरना अपन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा की जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है? फड़ चित्रण शैली। किसी वीर पुरुष के जीवन को जिस कपड़े पर चित्रित किया जाता है उसे फड़ कहते हैं। फड़ बनाने के लिए भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कौन सी बताई मैंने? बाबूजी की फड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन लंबी और छोटी फड़ देवनारायण जी की है, और देवनारायण जी की फड़ पे 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट, ये सारी की सारी मैंने आपको बता दिया है। पीला पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पीले रंग का केसरिया तथा पोमचा का रंग कैसा होता है? पीले रंग का जो होता है उसे केसरिया, और पोमचा का रंग होता है पीला। ठीक है, पीला बच्चे के जन्म के अवसर पर मां द्वारा ओढ़ा जाता है। प्रथम बार पीला पीहर पक्ष द्वारा लाया जाता है, इसको पीड़िया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीड़िया। पीड़िया भी कह देते हैं और पीलिया भी कह देते हैं, पीलिया भी कह देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। पीला को ओढ़कर जलवा पूजन कुआ पूजन किया जाता है। पीला वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और पीला पोमचा का सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएं करती है। गांवों में घूम घूमकर पीला पोमचा बेचने वाला बिशाईती गवारिया कहलाता है। और पीला पोमचा को बनाने वाला समूह रंगरेज नीलगर या लीलगर कहलाता है। पीला पोमचा पर गोटा लगाते हैं, और राजस्थान में गोटा सीकर, खंडेला और अजमेर भिनाई का प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इस लाइन को। गोटा वर्क पूछते हैं, क्या पूछते हैं? गोटा वर्क। पेच वर्क भी पूछते हैं, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और चट्टापट्टी कार्य भी शेखावाटी में किया जाता है। अब बिन कॉपी पेस्ट वाला जवाब देता, मैं देख लियो कमेंट तो, पर यार चैप्टर आगे चल रहा है, कैसे जवाब दे। भाई का कमेंट है कि सर मैं आपकी ही बुक पढ़ रहा था, सिलेबस चेंज हो गया तो मुझे जो है वो बुक में टॉपिक नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो दो चीजें कि जो बुक आपके पास में थी वो थी लास्ट जो वैकेंसी हुई उसकी, तो उसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ। अब जो नई वैकेंसी आई तो उसका सिलेबस कुछ चेंज किया है, तो उसकी पुस्तक अलग से आई। ठीक है, तो दोनों ही वैकेंसी भी अलग अलग, जब उसका फॉर्म भी आप मतलब उसके एग्जाम भी अलग अलग देंगे, तो उसके मतलब जब जो वैकेंसी आई है तब उसकी किताब अपन ने प्रोवाइड कराई। अब रही बात कि सर उसके अंदर ये टॉपिक नहीं है, हम मतलब काफी सारा सहम है तो हमें जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो उसको क्यों लेना है? तो मैं भी ये कहता हूं उसको क्यों लेना है। तो उसके लिए आप लोगों को धैर्य रखना है। जब ग्रेड 3 का एग्जाम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में जितने भी नए टॉपिक उसमें जुड़े हैं तो मैं करवाऊंगा यहाँ से क्लासेस। तो इतना धैर्य होना चाहिए, और जिसके पास में नहीं है तो उसको लेकर पढ़ना चाहिए। दैट्स सिंपल। और ये चीज मैंने कई बार बताई है। अब थे कह दोगे नहीं गुरुजी जितना भी ऐड हुआ है मैंने पीडीएफ, तो ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे भी कुछ नियम शर्तें होती है। जो पब्लिशर से हमारा जो टाइप होता है उसके अंदर हमको उसके अधीन कार्य करना पड़ता है, नहीं तो थाने वास्ते काम मैंने करण कौन दे बताओ। तुम्हारे लिए अगर सारी की सारी मैं मेरी ही मोनोपोली करूंगा, नहीं मुझे तो इसकी पीडीएफ देनी पड़ेगी, ये फलाना देगा, तो मुझे आप लोगों के लिए कार्य करने कौन देगा? ये मार्केट है। मैं वैसे ही कई जनों से फ्री क्लास चला के कई जनों के आंखों में आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, जिस तरीके से जैसे हो सकती है उसी तरीके से दी जाएगी। अब चाहे कितना ही कॉपी पेस्ट करो, जो चीज संभव नहीं है वो संभव नहीं हो सकती। दैट्स सिंपल। मैं सीधा सट बता देता हूँ कि भाई ये चीज है। और जब धैर्य होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि जैसे रीट की क्लासें पूरी होगी तो सेकंड ग्रेड की क्लासेस शुरू करेंगे, न सिर्फ नए टॉपिक बल्कि पूरा ही कोर्स करवाने की सोच रहा हूँ मैं। तो अभी तो धैर्य होना चाहिए ना कम कम। हाँ दे दबा दब कॉपी पेस्ट, मतलब आज ही पूरा संसार
ले लड़ो है नहीं, ये चीजें सही नहीं है, कॉपी पेस्ट इतना मत किया करें। चले आगे बढ़े। अब देखो ये यहां तक अपन ने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया, मथुरन कला कपड़ों पर कढ़ाई का कार्य, ठीक है। और बीकानेर के अंदर ही है ऊनी कंबल, एशिया की सबसे प्रसिद्ध ऊन मंडी बीकानेर की है, ये भी ध्यान रखें। ऊन प्रशिक्षण केंद्र भी बीकानेर और लाख की पोटरी भी बीकानेर, यानी कि ये पूरा पूरा बीकानेर, एरो से देख लेना, ठीक है। फिर बाड़मेर और बालोतरा, यहाँ पे बाड़मेर के साथ में आप क्या लिख लें, बालोतरा लिख लें साथ में, ताकि आप लोगों को आइडिया रहेगा। अजरक और मलिर प्रिंट यहाँ की प्रसिद्ध है, ज्यामितिक आकृतियों की इसमें अधिकता होती है, और अजरक प्रिंट में नीले और लाल रंग की जो है छपाई होती है। इसके अलावा काला कत्थई, काला कत्थई किसमें होता है बताइए, काला कत्थई रंग। अजरक, अजरक में कैसा होता है और मलिर में कैसा होता है बताइए, काला कत्थई और लाल नीला। देखो इसमें तो याद रखो अनिल, अनिल तो क्या अजरक नीला और लाल, ये याद रह जाएगा। और काले कत्थई के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना मलिर, ठीक है। तो ये आप लोगों के थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा, मतलब एक तरीका बता रहा हूं याद रखने का। मिरर वर्क चौहटन का प्रसिद्ध है, गोंद की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है चौहटन। और यहां लगने वाला सुइया मेले को क्या कहा जाता है, अर्धकुंभ। कांच के टुकड़ों की रेशमी धागे से कपड़े पर कढ़ाई मिरर वर्क कहलाती है, कांच के टुकड़े लगाना मिरर वर्क है। चौहटन की भरत कला भी प्रसिद्ध है, जो कपड़े पर कशीदाकारी होती है। और इसके अलावा जट पट्टियां जसोल बालोतरा कर देना, जसोल बालोतरा, मैंने बोला था ना हाथों हाथ संशोधन भी कराऊंगा आपको। तो जसोल माजीसा और मेलो भरे जी को माजीसा का मंदिर है बटियाणी सा का, वही जसोल है। ये जट पट्टियां यहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर देखिए ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब देखो ये कोटा की मसूरिया या कोटा डोरिया साड़ी, ये कहां की, कैथून की प्रसिद्ध है, कैथून कोटा की, मंगरोल कला भी कहते हैं इसको। मसूरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है, क्या कहते हैं, राजस्थान की बनारसी साड़ी। यह साड़ी सूती धागे और रेशमी धागे और जरी से मिलकर बनती है। मसूरिया साड़ी को बनाने के लिए झाला जालिम सिंह ने मैसूर से महमूद नामक बुनकर को बुलाया था। और ये पूरी की पूरी लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस तरीके से कंसेप्टिव प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। 2007 में वसुंधरा राजे ने इस साड़ी को पहनकर न्यूयॉर्क में कैटवॉक किया था, इसलिए वसुंधरा को यूएनओ ने वुमेन टुगेदर अवार्ड दिया था। और राजस्थान में ब्लैक पोट्री भी कोटा की प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रखनी बच्चों। और चूंकि मैंने कहा था आप लोगों से कि आज की ये क्लास शॉर्ट एंड स्वीट तो होगी, साथ ही साथ लोक कला और हस्तकला दोनों ही एक ही क्लास में अपन पढ़ लेंगे, इसीलिए ये क्लास संडे स्पेशल क्लास है। आगे बढ़े, ओके। देखिए बादला, बादला क्या है, जिंक से बनी हुई, मतलब एक बोतल होती है जिसमें एक पात्र हो गया जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है, उसको बोलते हैं बादला। बादला पर कपड़े चमड़े की परत होती है, कपड़े और चमड़े की परत होती है जिससे पानी ठंडा रहता है। कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। लहरिया, ये जोधपुरी लहरिया भी प्रसिद्ध है और जयपुर का भी लहरिया, दोनों जगह का प्रसिद्ध है। लहरिया मतलब यूं लहरदार डिजाइन, बड़ी बड़ी बिन के लहरियो, ठीक है। विवाहित विवाहित स्त्रियों द्वारा श्रावणी तीज के अवसर पर उड़ा जाता है लहरिया। लहरिया की धारियां जब आपस में काटती है तो उसे मोटड़ा कहते हैं। अब जैसे लहरिया की ये धारियां आपस में काटने लगी इस तरीके से, तो इन्हें क्या कहते थे, मोटड़ा। राजस्थान में मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोटड़ा ओढ़नी और पगड़ी दोनों होती है, ओढ़नी की साइज थोड़ी सी कम होती है और पगड़ी की, ठीक है। फिर देखो मोटड़ा पगड़ी को 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। जोधपुरी कोट राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्राप्त कर चुका है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का, ठीक है। अगला देखिए कागदी पोट्री, पेपर मैसी पोट्री, ये कहां की, अलवर की। और मीनाकारी, अलवर की मीनाकारी भी प्रसिद्ध है। और चीड़ का पोंचा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हाडूती में चीड़ का पोंचा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कोटा 12 में। और इसका प्रयोग विधवा महिलाएं करती है, ये काले रंग का होता है। चीड़ का पोंचा कैसा होता है, काले रंग का होता है चीड़ का पोंचा, ठीक है। अब एक है, 2-3 जना है, कॉपी पेस्ट वाला है, इनको थोड़ा सा इलाज करना कर देंगे।
क्योंकि देखो कॉपी पेस्ट तो सख्त मना ही है बेटा। तुम्हें लगेगा कि ये गुरुजी, एक तो सबसे ज्यादा मुझे जो कमेंट दिखेंगे ना एक जैसे, उनका इलाज पक्का है। आप कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सबसे बुरी बीमारी, असाध्य रोग है ये। क्या होता है कि इससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है बच्चों की, है ना। और रजाई भरने वालों कौन है, इन्हें भी करा भर बेटा रजाई, ठीक है। ओके ब्रो, नए बिजनेस की बहुत बहुत बधाई, लेकिन वो बिजनेस यहाँ मार्केटिंग नहीं चलेगी। भरो रजाई, ओके चल बढ़िया है, शाबाश बेटा, ऐसे ही नाम रोशन करो। ओके बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो बॉर्डर प्रिंटिंग, ये कहां की है, भीलवाड़ा की। अभ्रक द्वारा की जाने वाली जो प्रिंटिंग होती है उसे बॉर्डर प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग की दृष्टि से जोधपुर की चुनरी और जयपुर का लहरिया भी प्रसिद्ध है। प्रिंटिंग यानी कि छपाई, प्रिंटिंग यानी छपाई। पिछवाइया आपको पढ़ा दिया वैसे, नाथ द्वारा की कृष्ण लीलाओं पर जो कपड़े पर उनकी चित्रकारी बनती है और मूर्ति के पीछे लगती है। टेराकोटा मोलेला की प्रसिद्ध है राजसमंद के अंदर, पक्की मिट्टी की मूर्तियां और खिलौनों से बनी हुई कलाएं। थेवा कला, कांच पर सोने की अत्यंत बारीक कमनीय और कलात्मक कारीगरी थेवा कला कहलाती है। ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, थेवा कला कहां की, प्रतापगढ़ की, ठीक है। इस कला के लिए बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इस कला में नारी श्रृंगार के आभूषण और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाई जाती है। प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार, यानी कि सोनी परिवार सोनार करे, वो काम कौन करे, सोनार करे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। फिर देखो चित्तौड़गढ़ की जाजम या दाबू प्रिंटिंग बहुत प्रसिद्ध है। आकोला की, स्पेशली आकोला की दाबू का अर्थ है दबाने से, यानी दाब कर जो प्रिंटिंग की जाती है, दबाकर जो प्रिंटिंग की जाती है वो। इस प्रिंटिंग में लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, रंग पूछा जा सकता है। जाजम और दाबू प्रिंटिंग के छपाई के घाघरे भी प्रसिद्ध है। और एक होती है कावड़ कला, कावड़ कला यानी कि काष्ठ कला भी आप कह सकते हो। ये कैसी है, काष्ठ कला, काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है। कावड़ तो मैंने आप लोगों को त्योहार के अंदर भी पढ़ाए हैं, बताए हैं, चित्र भी। कावड़ में मूर्ति स्थापित करने के बाद इसे बेवाण कहा जाता है। उससे पहले कावड़ होते हैं, मूर्ति स्थापित हो गई अंदर तो वो बेवाड़ कहलाएंगे। लकड़ी के मंदिर होते हैं एक तरीके से भगवान के। बेवाड़ बस्सी की प्रसिद्ध है और बस्सी की गणगौर कला भी प्रसिद्ध है। तो ये दोनों ही ध्यान रखना है। कावड़ जो है, कावड़ कला, काष्ठ कला, ये मांगीलाल मिस्त्री इसके प्रसिद्ध कलाकार है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब अन्य प्रमुख कलाएं और देख लेते हैं, जिसमें आप लोगों को सिर्फ स्थान ध्यान रखना है। देखो सूंगनी नस्वार कहां की प्रसिद्ध है, ब्यावर की। सूंगनी नस्वार ध्यान है, नशीली चीज। नायिका क्या है, जिन मारवाड़ी में नायिका क्या है, मारवाड़ साइड में डोकरियां घनी होंगे, मतलब नाक में सीधी जो एक डिब्बी होती है छोटी सी, उसको लेके सीधी नाक में होती, ये जन्नत है, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। नशीली चीजों में क्या है, नशीली चीजें लोग क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये आनंद है, बस परम आनंद है। तो ये नायिका भी सूंगनी नस्वार बोलते हैं इसको। ये भी क्या है, ये भी जन्नत है। जन्नत नहीं आ रहा है, ये भी मतलब इसके अंदर आती है हस्तकला और ये लोक कला के प्रोडक्ट में आती है। तिलपट्टी ब्यावर, गुलाब के फूल और गुलकंद कहां के प्रसिद्ध है, पुष्कर के। बीड़ी माचिस अगरबत्ती अजमेर, मुड्डे, मुड्डे बनाए जाते हैं बांस के, वो जो आता है लकड़ी के गोल गोल जो मुड्डियां, मुड्डे बनाए जाते हैं, है ना, टायर वायर लगा होता है आगे। तो ये सरकंडों से निर्मित कुर्सी ब्यावर और अजमेर की प्रसिद्ध है। तहनीशा फौलाद की वस्तु से बने हुए, ये भी अजमेर के प्रसिद्ध है, ठीक है। बीकानेर की देखो कुंपी नमकीन भुजिया, बीकानेरी भुजिया, मुनवत्ती कला और सुनहरी टेराकोटा, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। नागौर के कृषि के औजार प्रसिद्ध है, तराजू और सुगंधित पान मेथी, ताउसर नागौर की, वो स्पेशली ताउसर नागौर की, ठीक है। फिर देखो अपने हनुमानगढ़ की खेल सामग्री प्रसिद्ध है और चूरू की चंदन की मूर्तियां प्रसिद्ध है, चूरू की चंदन की मूर्तियां प्रसिद्ध है। जैसलमेर में देखो जरी बात की ओढ़नी और रामदेव जी के घोड़े, क्योंकि पोखरन कहां है, जैसलमेर के अंदर, रोनीचा, ठीक है ना। यहां देखो जयपुर के अंदर जरी और कोफ्त कला, कुंदन का कार्य होता है कोफ्त कला में, स्वर्ण आभूषणों पर रत्नों की जड़ाई होती है। मुकेश कला की साड़ी और दुपट्टा प्रसिद्ध है। पन्नीगिरी यानी सोने चांदी के वर्क बनाना। पाव रजाई यानी कि पाव रुई रजाई बनावे, पाव रुई रजाई बनावे। लक्ष्मी जी के पाना और पाठे, ये भी यहाँ के प्रसिद्ध है। कुट्टी का कार्य, गंगा जमुनी, सोने चांदी की जरी बनाई जाती है। कारचोब यानी कि सुनहरे तारों की उभारदार सजावट।
ट्रॉफियां बनाई जाती है, खेल की जो ट्रॉफियां होती है ना, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह की ट्रॉफियां, ये मुरादाबादी का कार्य। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग यानी सूक्ष्म चित्रकारी होती है, उसके ब्रश भी बहुत छोटे होते हैं। यह हाथी दांत पर सूक्ष्म कार्य किया जाता है। संगमरमर की मूर्तियां और पीतल की मूर्तियां, ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। और अलवर में देखो पीतल की मूर्तियां, लाल पत्थर की मूर्तियां, स्पेशली थानागाजी अलवर। धौलपुर में तूड़िया, पायल, पाइजेब का काम। और मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ है? टोंक के अंदर। कहाँ है? टोंक। बीड़ी, बीड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? हाँ देखो इसके अंदर कितनी नशीली चीजें वाली कितनी आ रही है, बीड़ी, तंबाकू, नाइका है, ये सारी चीजें, ये यहाँ के प्रसिद्ध है। मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओके देखो अब जोधपुर, जोधपुर के क्या प्रसिद्ध है? बटवे, पाकिट वे नहीं, छोटा बे, जस्ते की मूर्तियां, हाथी दांत की चूड़ियां, कटार छीट यानी घाघरे के लिए कपड़ा, बालोतरा का स्पेशली प्रसिद्ध है ये तो। लकड़ी के झूले, मलमल, ये स्पेशल मथानिया की प्रसिद्ध है। ओढ़नी और चुनरिया, लाख और कांच का सामान, नगोर और मोडिया या मोचड़ी, क्या बोलते हैं? मोचड़ी, जो पैरों में पहनी जाती है वो। जालौर के अंदर एक स्थान है हरजी, स्थान का नाम क्या है? हरजी। हरजी के मामाजी के घोड़े प्रसिद्ध है। मामाजी के घोड़े यानी मिट्टी की अश्वारूढ़ मूर्तियां। मामाजी कौन है? लोक देवता। खेसले प्रसिद्ध है, खेस लेटा की प्रसिद्ध है, स्पेशली जालौर का ही एक, जालौर जिले का ही एक छोटा सा गांव है लेटा, लेटा के खेसले प्रसिद्ध है। सिरोई की तलवार, बर्छी, कटार प्रसिद्ध है। पाली के अंदर फालना के छतरी, छतरी प्रसिद्ध है, अम्ब्रेला। रेडियो भी फालना के, टीवी फालना, गरासियों की फाग ओढ़नी, ये सोजत की प्रसिद्ध है। और मेहंदी भी सोजत की प्रसिद्ध है। फिर देखो बांसवाड़ा में काले पत्थर की मूर्तियां, तलवाड़ा बांसवाड़ा की। और आपके डूंगरपुर में सॉफ्ट स्टोन, रमकड़ा उद्योग, गलियाकोट। कठपुतली कला उदयपुर। स्ट्रॉ बोर्ड का कारखाना कोटा के अंदर एकमात्र कारखाना है ये। मंगरोल कला बारा की। और फड़ चित्रण कहाँ की? शाहपुरा, भीलवाड़ा। और नांदने भी भीलवाड़ा के हैं। तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट आपके, बहुत बढ़िया तरीके से ये इतनी याद कर लेना, हस्तकला हस्तशिल्प खूब है। और फिर देखो प्रमुख कारीगर, क्या हस्तशिल्पी प्रमुख आप लोगों को पूछे जाते हैं कि कौन से हस्तशिल्पी का संबंध? तो महेश राजसोनी और नाथोजी राजसोनी का संबंध है थेवा का। कृपाल सिंह शेखावत मऊ गांव सीकर से है, इनका संबंध है ब्लू। कुदरत सिंह जयपुर के हैं, इनका संबंध है मीनाकारी से। मोहम्मद यासीन छिपा बालोतरा बाड़मेर के, बालोतरा और बाड़मेर करते हैं। कटार छींट की छपाई। डूंगरदी भाटी जैसलमेर के ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है। किसके? ऊंट के श्रृंगार से। श्रीलाल और शांतिलाल जोशी शाहपुरा भिलवाड़ा के फड़ चित्रण से। तैयब जी जो है, तैयब खान जी जोधपुर के बंदेज कला से। लाल सिंह भाटी ये भी जोधपुर के हैं, चमड़े और सुनहरी नक्काशी के। मोहम्मद खलील जोधपुर के हैं, ये जूतियां बनाने का काम करते हैं, मतलब इसके लिए प्रसिद्ध है। नरोत्तम नारायण शर्मा नाथद्वारा राजसमंद के पिछवाइयों के लिए है। मोहन कुमार और खेमराज मोलेला राजसमंद से टेराकोटा यानी मृण मूर्ति के कलाकार है। और प्रभात जी सुथार जो है बस्सी से, ये काष्ठ कला बेवाड़ जो बनाते हैं ना कावड़, वो उनसे संबंधित है। तो ये प्रसिद्ध कलाकार आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है? लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है साथियों, इसी के साथ अपनी संडे स्पेशल क्लास, यानी कि अपन ने, मैंने शायद मंगलवार को एक क्लास नहीं दी थी या बुधवार को नहीं दी थी, कोई एक क्लास नहीं दी थी, लेकिन आज आप लोगों को मैंने 2 क्लास का मैटर कंबाइन करके करवाया है मात्र 1 घंटे के अंदर। यानी कि लोक कला भी पढ़ी है आज अपन ने और हस्तशिल्प भी पढ़ लिया है, और सिलेबस अपना मोस्ट ऑफ तो कवर बहुत हो चुका है। महीने भर में अपने जो है बाकी का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और फिर अपने जो है शैक्षिक परिदृश्य पढ़ लेंगे। जीके हो जाएगा, उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य भी पढ़ेंगे, अपन करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, है ना? तो जितना हो सकेगा संभव आप लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों का इतनी कम सीटों में भी चयन हो जाए, ऐसी व्यवस्था आप लोगों के लिए, मतलब पूरी तैयारी की पूरी व्यवस्था की जाए, ठीक है? तो आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।